बरकत के पास न कोई जमीन जायदाद थी, न मालो दौलत, बस एक छोटा सा टूटा फूटा मकान था और एक बूढ़ा गधा जिसका नाम राजू था। बरकत और राजू की दोस्ती आम दोस्तियों जैसी न थी। ये तो वो रिश्ता था जो बरसों की मुसीबतों, भूख और मेहनतम शक्कत में निखर कर सोना बन गया था। बरकत अपने गधे से ऐसे बातें करता जैसे कोई अपने सगे भाई से करे। अपने दिल के सारे राज, सारे गम, सारी आरजुएं राजू को सुना देता। गांव वाले अक्सर मुस्कुराते हुए कहते, देखो बरकत को गुर्बत ने दिमाग खराब कर दिया है, गधे से बातें कर रहा है। लेकिन बरकत को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी दुनिया में राजू ही उसका सब कुछ था, खानदान भी, दोस्त भी और दौलत भी। एक खुशगवार बहार की सुबह बरकत अपने खेत में हल चला रहा था। राजू आहिस्ता आहिस्ता हल खींच रहा था कि अचानक हल की नोक किसी सख्त चीज से टकराई। राजू ने रुककर एक अजीब सी आवाज निकाली, जैसे अपने मालिक को खबरदार कर रहा हो। बरकत ने फौरन हल छोड़ा और अपने हाथों से मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद उसके हाथ एक पीतल की बोतल लगी, जिस पर अजीबोगरीब नक्शो निगार बने हुए थे। बोतल शीशे की मुहर से बंद थी। अल्लाह रे राजू, ये क्या चीज है? बरकत ने हैरत से कहा। राजू ने कान हिलाए जैसे वह भी समझ रहा हो। बरकत ने पूरी ताकत लगाकर बोतल की मुहर खोलने की कोशिश की। अचानक एक आवाज के साथ मुहर टूटी और बोतल से नीले रंग का धुआं निकलने लगा। धुआं ऊपर उठा और हवा में एक खौफनाक जिन की शक्ल बन गई। जिन की आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी और आवाज बादल की गर्ज की तरह भारी थी। बरकत डर से कांप गया और पीछे हटते हटते राजू से जा टकराया, जो बेखौफ खड़ा था। एक ख्वाहिश, एक फैसला। जिन ने गर्जदार आवाज में कहा, ए इंसान, तूने मुझे 1000 साल की कैद से आजाद किया है, बदले में तेरी एक ख्वाहिश पूरी करूंगा। मांग जो मांगना है। बरकत की जुबान सूख गई। उसने अपने फटे कपड़ों को देखा, फिर अपने बूढ़े दोस्त राजू की तरफ निगाह डाली जो थकाहारा खड़ा था। न उसे कोई महल चाहिए था, न हीरे जवाहरात, बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो और उसका प्यारा गधा इस मशक्कत भरी जिंदगी से आराम पाए। बरकत ने गहरी सांस ली और कहा, ए जिन, मेरी बस एक ख्वाहिश है, मेरा ये गधा जब भी चले उसके कदमों से सोने के सिक्के निकले, बस फिर मुझे खेत जोतने की जरूरत नहीं रहेगी। जिन ने एक परसरार मुस्कुराहट के साथ कहा, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन खबरदार रहना, ख्वाहिशें अक्सर दिलों के भेद खोल देती है। और ये कहकर जिन धुएं में तब्दील होकर गायब हो गया। बरकत हैरान खड़ा रह गया। फिर उसने राजू को धीरे से धकेला, चल राजू, चल तो जरा। राजू ने एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा, और अचानक उसके नीचे से एक चमकता हुआ सोने का सिक्का गिरकर सूखी जमीन पर छन की आवाज के साथ गिरा। बरकत ने कांपते हाथों से सिक्का उठाया। खालिस सोना था। वो खुशी से चीख उठा और राजू के गले लग गया। लेकिन बेचारा बरकत नहीं जानता था कि ये सादासी ख्वाहिश उसकी पूरी जिंदगी को उलट पलट कर रख देगी। शाम को जब बरकत अपनी झोंपड़ी की तरफ वापस आया तो खुशी से उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह राजू को आहिस्ता से लेकर आ रहा था और हर कुछ कदमों पर सोने के सिक्के की छन छन की आवाज आती। उसने सारे सिक्के अपनी पुरानी टोपी में जमा किए और जोर से हंसा। अगले दिन तुलुए आफताब से पहले ही बरकत उठ गया। कुछ सोने के सिक्के जेब में डाले और गांव के बाजार की तरफ चल पड़ा। उसने ताजा फल, खुशबूदार रोटियां और पनीर खरीदा। फिर कपड़े की दुकान से एक नया कुर्ता खरीदा। लेकिन सबसे ज्यादा पैसे उसने चारे की दुकान पर खर्च किए। राजू के लिए खालिस जौ की एक बड़ी बोरी और ताजा सेब। बाजार में लोग हैरत से देख रहे थे। गरीब बरकत खालिस सोने से पैसे दे रहा था। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? लोग बरकत के गिर्द जमा हो गए। नानबाई ने, जो हमेशा उसे बची खुची सूखी रोटियां उधार देता था, तजस्सुस से पूछा, बरकत, ये सब कहां से आया? क्या तुझे कोई खजाना मिल गया? बरकत ने लोगों के सवालिया चेहरे देखे और खुशी और फख्र की लहर उस पर छा गई। बच्चों जैसी सादगी और दिल की नेकी में वो अपना राज छिपा ना सका। ऊंची आवाज में बोला, कोई खजाना नहीं भाई, ये सब मेरा दोस्त राजू है। ये बरकत वाला गधा है। और ये कहकर उसने राजू को, जो सब्र से इंतजार कर रहा था, सबके सामने चलाया।
तीसरे कदम पर एक चमकता सोने का सिक्का गिरा और सूरज की रोशनी में जगमगाने लगा। गांव वालों की आंखें हैरत से फैल गई। चारों तरफ सरगोशियां और हाहा की आवाजें गूंजने लगी। एक बच्चा दौड़कर सोने का सिक्का उठाया और अपने बाप की तरफ भागते हुए चीखा, अब्बू, ये असली है, असली सोना है। उसी लम्हे खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। अब कोई बरकत को हैमक नहीं कहता था। सबकी निगाहों में वह सोने वाले गधे का मालिक बरकत बन गया था। यह खबर मुंह से मुंह होती हुई गांव के दारोगा शेर खान के कानों तक पहुंची। शेर खान एक सनकदिल इंसान था। मोटा, सूजा हुआ चेहरा और राई के दानों जैसी छोटी आंखें जो दुनिया में बस माल और ताकत के अलावा कुछ नहीं देखती थी। पहले तो वो थोड़ा हंसा, लेकिन जब उसके जासूसों ने बात की तस्दीक की और एक सोने का सिक्का लाकर दिखाया तो उसकी हंसी स्याह लालच में बदल गई। उसकी आंखों में शैतानी चमक आ गई और वो खुद से बड़बड़ाया, गधा जो सोना उगले, यह खजाना किसी अहमक किसान के पास कैसे रह सकता है? इसकी जगह बादशाह के महल में है और एक हिस्सा मेरे खजाने में। उस रात जब बरकत चैन की नींद सो रहा था और ख्वाबों में अपनी नई खुशहाल जिंदगी देख रहा था, चोरी छिपे कदमों की आहट उसकी झोंपड़ी की तरफ बढ़ रही थी। अंधेरे में मशकूक साए रेंग रहे थे। शेर खान का लंबा साया लकड़ी के दरवाजे पर पड़ा। उसकी लालची नजरें छोटे से बाड़े पर जमी हुई थी, जहां राजू पुरसुकून खड़ा था, उस तकदीर से बेखबर जो उसके लिए लिखी जा रही थी। रात खामोश और साफ थी। चांद दरख्तों के लंबे साए जमीन पर डाल रहा था। शेर खान अपने 2 सिपाहियों के साथ दबे पांव चल रहा था। उनके कदम एहतियात से पड़ रहे थे ताकि कोई शोर न हो। उनकी मंजिल वाज़ेह थी, बरकत की मासूम झोंपड़ी। न कोई दीवार थी जो झोंपड़ी को घेरती, न कोई पहरेदार जो उसकी हिफाजत करता। आखिर ऐसे शख्स के घर चोरी की कौन सोचता जिसके पास कुछ नहीं था? एक धीमी सी आवाज के साथ एक सिपाही ने बाड़े का कमजोर लकड़ी का दरवाजा खोल दिया। राजू आवाज सुनते ही चौंक गया, लेकिन मोटे हाथ ने फौरन उसका मुंह बंद कर दिया, उससे पहले कि वह कोई आवाज निकाल पाता। अंदर बरकत गहरी नींद सो रहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो ख्वाब देख रहा था, हरी भरी चरागाहों का, जहां वो अपने दोस्त के साथ दौड़ रहा था। एक ऐसे आसमान के नीचे जहां सिर्फ खुशियां बरसती थी। उसे उन साओं का पता भी न चला जिन्होंने उसका वहीदा खजाना चुरा लिया और रात की तारीकी में गायब हो गए। जब अगले दिन की सुबह हुई, बरकत ताजादम उठा। उसके हाथ में एक सुरख सेब था जो उसने खास अपने दोस्त के लिए खरीदा था। वो झोंपड़ी से बाहर निकला और खुशी से पुकारा, सुबह बखैर राजू। लेकिन बाड़ा खाली था और उसका दरवाजा टूटा पड़ा था। बरकत की रगों में खून जम गया। सेब उसके हाथ से गिर गया। वो बाड़े की तरफ भागा। उसका दिल जंग के ढोल की तरह धड़क रहा था। राजू, राजू, कहां हो तुम, मेरे दोस्त? वो चीख कर पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ उसकी अपनी उदास आवाज की गूंज आई। उसी वक्त शेर खान तेजी से दारुल हुकूमत की तरफ जा रहा था। उसके सिपाही राजू को घसीट कर ले जा रहे थे, जो अपनी कमजोर ताकत से मुजारिमत कर रहा था। हर कदम जो बेचारे थके हुए गधे को जबरदस्ती चलाया जाता, शेर खान की आंखें चमक उठती। वह देख रहा था कि कैसे सोने के सिक्के मिट्टी की सड़क पर गिरते जा रहे थे। बादशाह के दरबार में बादशाह का महल एक बुलंदो बाला इमारत था, सफेद पत्थरों से बना, जिसे ऊंचे बुर्जों ने घेर रखा था। शेर खान बादशाह के सामने खड़ा हुआ। बादशाह एक दुबला पतला आदमी था, लंबी दाढ़ी और तंग आंखों वाला, जिनमें लामुहद लालच झलक रहा था। शेर खान ने इतना झुका कि उसकी नाक जमीन को छूने लगी। चापलूसी भरी आवाज में बोला, जहांपनाह, मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा मोजज़ा लाया हूं जो आंखों ने कभी नहीं देखा। यह तोहफा सिर्फ आपकी अजमत के लायक है। बादशाह ने शक से कहा, दिखाओ मुझे ये मोजज़ा। शेर खान ने राजू को शाही दरबार में लाया। हाजरीन के हैरत के आलम में उसने गधे को चमकते हुए संगमरमर पर चलाया। हर कदम के साथ सोने की छन छन की आवाज दरबार में गूंजी और चमकते सिक्के पीछे छूटते गए। बादशाह की आंखें फैल गई, फिर उसकी निगाह शदीद लालच में बदल गई। ये गधा मेरा है, बादशाह चीखा। उसकी आंखें सर से बाहर निकली जा रही थी।
फिर उसने हकारत से शेर खान की तरफ इशारा किया और चांदी की एक छोटी थैली उसकी तरफ फेंकते हुए बोला, ये ले तेरा इनाम, अब मेरी निगाहों से दूर हो जा। और फौरन अपने मुहाफिजों को हुक्म दिया, इस जानवर को शाही अस्तबल में ले जाओ। 10 खादिम लगा दो जो रात दिन सोना इकट्ठा करें, एक सिक्का भी जाए न हो। राजू को उसकी नई सुनहरी कैद में ले जाया गया, जहां लालचियों ने उसे घेर लिया। उनकी निगाह में वो सिर्फ दौलत बनाने की मशीन था। इधर बरकत अपने गांव में तन्हा रह गया था। वह दीवानों की तरह खेतों में घूमता, राजू का नाम पुकारता, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। उसकी गुलाबी ख्वाहिश एक स्याह डरावने ख्वाब में बदल चुकी थी। बादशाह के महल में सोने का बुखार फैल गया। राहदारियां खादिमों की भागदौड़ से भर गई, जो लालच से सोने के सिक्के इकट्ठा कर रहे थे। बादशाह ने हुक्म दिया कि राजू को बगैर रुके चलाया जाए। बूढ़े गधे को एक बड़े संगमरमर के सहन में दायरे में घुमाया जा रहा था, जबकि सोने के ढेर हैरत अंगेज रफ्तार से बढ़ते जा रहे थे। बादशाह अपनी सल्तनत के काम भूल गया। उसने अपने वजीरों को नजरअंदाज कर दिया। वो घंटों अपने तख्त पर बैठा, अपने खजाने को देखता जो हैरत अंगेज तरीके से बढ़ रहा था। वो सोने के सिक्के गिनता, अपनी दुबली उंगलियों से उन्हें सहलाता, और उसके चेहरे पर दीवानगी भरी मुस्कुराहट थी। राजू थक गया था। मुसलसल चलने और अपने मालिक से जुदाई ने उसे तोड़ दिया था। उसके कदम भारी से भारी होते जा रहे थे। उसकी मध्यम पड़ती आंखें गहरा गम जाहिर कर रही थी। रस्सियों ने उसकी खाल छील दी थी। किसी ने उसे न खाना दिया, न पानी। उन्हें सिर्फ सोने से मतलब था जो उससे गिर रहा था। तीसरे दिन के खात्मे पर जादू ने अपना दूसरा रुख दिखाया। बरकत की ख्वाहिश पाक थी, लेकिन बादशाह का लालच नापाक था। अचानक जब एक खादिम झुककर नया सिक्का उठाने लगा जो अभी गिरा था, वो खौफ से चीखा और सिक्के को जमीन पर फेंक दिया। यह चमकता सोने का सिक्का नहीं था, बल्कि काली बेजान धात का टुकड़ा था जिससे गंधक जैसी बदबू आ रही थी। जल्द ही राजू से गिरने वाले सभी नए सिक्के इस मनहूस स्याह धात में बदल गए। बल्कि यही नहीं रुका, इकट्ठा किया गया सोने का भारी ढेर भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी चमक खोने लगा। रंग सूरज की चमक से कोयले की स्याही में बदल गया। जहरीली बदबू पूरे महल में फैल गई, यहां तक कि मुहाफिज और खादिम खांसने लगे और उनकी आंखों में पानी आ गया। दीवाना बादशाह अपने तख्त से उछला और सोने की तरफ भागा। उसने अपने हाथों से उसे छुआ। यह पत्थर की तरह ठंडा और खुरदरा था, जबकि पहले गर्म और नर्म था। यह क्या लानत है, मेरे सोने को क्या हुआ? वो गुस्से से चीखा। उसने अपने खादिमों को डांटा, मुहाफिजों को मारा, लेकिन कोई भी स्याह धात को दोबारा चमका नहीं सका। वो महल जो सोने की चमक से रोशन था, अब एक तारीक जगह बन गया जहां सड़ांध और मायूसी की बू फैली हुई थी। महल वालों के दिलों में बेचैनी दराई। वजीर इस तब्दीली के राज के बारे में सोचने लगे। खादिम आपस में सरगोशियां करने लगे कि ये गधा कोई मोजज़ा नहीं, बल्कि एक लानत है जो उनके बादशाह के लालच की वजह से आई है। खादिमों ने स्याह धात इकट्ठा करना बंद कर दिया। राजू को सहन में अकेला छोड़ दिया गया, भूखा, थकाहारा, और उसके गिर्द मुर्दा सोने के ढेर जो तेज दौलत के ख्वाब के खात्मे की गवाही दे रहे थे। अपने गुस्से और मायूसी के आलम में बादशाह ने थके हुए गधे को देखा। अपनी कांपती उंगली से इशारा करते हुए चीखा, ये सब इस सादा लोग किसान और उसके मनहूस गधे की वजह से है। इसने मुझे धोखा दिया, इसे फौरन मेरे सामने लाओ। बादशाह के हुक्म पर सवारों का एक दस्ता निकला, रास्ते पर धूल उड़ाता हुआ बरकत के गांव की तरफ वापस जा रहा था। ये सवार मजीद सोना लाने नहीं जा रहे थे, बल्कि उस शख्स को पकड़ने जा रहे थे जिसकी सादगी ने लालच के शैतान को जगा दिया था। अब वह अपनी मासूम ख्वाहिश की भारी कीमत अदा करने वाला था। बरकत कई दिन अपने गांव में भूत की तरह रहा। चेहरा पीला, आंखें धंसी हुई। वो खाली खेतों में भटकता, खाली बाड़े में बैठता और महसूस करता कि उसकी रूह उससे छीन ली गई है। सोना उसे परेशान नहीं कर रहा था। वह चमकते सिक्के बेकदर थे राजू की दोस्ताना आवाज या उसकी गर्म मौजूदगी के मुकाबले में। जब भी उसे अपनी सादगी याद आती कि कैसे उसने सबको अपना राज बता दिया, एक घुटन उसे दबोच लेती। एक चांदनी रात जब वो अपनी छोटी झोंपड़ी से आसमान देख रहा था, उसने फैसला कर लिया,
वो यूं नहीं रह सकता। राजू सिर्फ एक गधा नहीं था, वो उसका दोस्त था, उसकी जिंदगी का साथी। वह उसे लालचियों के हाथ में कैदी नहीं छोड़ सकता। मायूसी और उम्मीद से भरे दिल के साथ उसने कुछ सूखी रोटियां बांधी और पैदल दारुल हुकूमत की तरफ चल पड़ा। कई दिन और रातें चला। उसके पांव सूज गए, होठ फट गए, लेकिन उसका दिल उसे धकेलता रहा। आखिरकार वो शहर की ऊंची फसील के पास पहुंचा। दूर से बादशाह का महल नजर आया, जो एक मजबूत किले की तरह लग रहा था। एक बेहथियार किसान इस जगह में कैसे घुस सकता था? उसने अंधेरा होने का इंतजार किया, फिर एहतियात से फसील के गिर्द घूमने लगा, कोई रास्ता ढूंढते हुए। उसने देखा कि पिछले दरवाजे से भूसे की एक गाड़ी अंदर जा रही है। तेजी से उसने खुद को गाड़ी से चिमटा लिया और ढेरों में छिप गया, यहां तक कि अंदर पहुंच गया। महल अंदर से अफरातफरी से भरा था। हर तरफ से बदबू आ रही थी। मुहाफिजों और खादिमों के चेहरे पीले और परेशान थे। बरकत ने अपने हवास पर भरोसा करते हुए शानदार हॉल को नजरअंदाज किया और शाही अस्तबल की तरफ बढ़ा, दिल में दुआ करते हुए कि उसका दोस्त वहां हो। आखिरकार उसे एक तारीक कोने में मिल गया, थका हारा, दुबला, स्या ठंडी धात के ढेरों के दरमियान खड़ा। जब बरकत ने अपने दोस्त को इस हालत में देखा, उसका दिल चूर चूर हो गया। दबी आवाज में बोला, राजू। गधे ने आहिस्ता से सर उठाया और जब अपने मालिक को देखा तो एक कमजोर, उदास आवाज निकाली, जैसे शिकायत कर रहा हो। बरकत उसकी तरफ दौड़ा और उसके गले लग गया, आंसू बहते हुए। मैं यहां हूं दोस्त, मैं तुम्हें लेने आया हूं, अब कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह वक्त से चुराया हुआ लम्हा था, एक मुलाकात जिसने दो टूटे दिलों में गर्मी भर दी। लेकिन कमजोर आवाज मुहाफिजों की तवज्जो खींचने के लिए काफी थी। दो भारी भरकम सिपाही अंदर आए। एक चीखा, तू कौन है? यहां क्या कर रहा है? बरकत के कुछ बोलने से पहले उन्होंने उसे सख्ती से पकड़ लिया। उसने मुजारिमत की कोशिश की, अपने आप को बचाने के लिए नहीं, बल्कि राजू के पास रहने के लिए। लेकिन उसकी ताकत ने साथ न दिया। उसे बादशाह के सामने घसीट कर लाया गया, जो अपने तख्त पर बैठा था, एक ऐसे हॉल में जहां मुर्दा सोने की बदबू फैली हुई थी। जब बादशाह ने उसे देखा, उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। पागलों जैसी आवाज में चीखा, तो ये है वो चोर जादूगर, तूने मेरे लिए ये लानत लाई, मेरे सोने को काली मिट्टी बना दिया। बरकत ने कांपती लेकिन सच्ची आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं किया हुजूर, यह एक मासूम ख्वाहिश थी, अपने दोस्त को आराम देने के लिए। मैंने ये नहीं चाहा था। बादशाह ने गुस्से से चीख कर उसे रोका। बस, तेरी सजा मौत है। कल तुलुए आफ्ताब के वक्त आम मैदान में तुझे फांसी दी जाएगी, ताकि हर कोई सबक ले जो बादशाह को धोखा देने की सोचे। कैद खाने में उसे महल की गहराई में एक तारीख ठंडे कैद खाने में फेंक दिया गया। बरकत जमीन पर बैठ गया। मायूसी की तारीकी ने उम्मीद की किरण की जगह ले ली। वो न सिर्फ अपने दोस्त को बचाने में नाकाम रहा, बल्कि अब अपनी जान से हाथ धोने वाला था, अपनी मासूम ख्वाहिश की कीमत के तौर पर। बरकत ने अपनी रात तारीख ठंडे कैद खाने में गुजारी। उसे सिर्फ टपकते पानी की आवाज और राजू की उदास तस्वीर साथ थी, जो उसके जहन से नहीं जा रही थी। उसे मौत से इतना खौफ नहीं था जितना कि अपने वहीदा दोस्त से दूर तन्हा मरने का। और अपनी मायूसी में उसे जिन की परसरार आवाज याद आई, जैसे हवा की सरगोशी, तुम्हारी एक ख्वाहिश है, लेकिन खबरदार रहना, ख्वाहिशें दिलों के भेद खोल देती है। अगर तुम मुश्किल में फंसो ए इंसान, तो याद रखना कि सच का कलमा सबसे ताकतवर जादू है। जब फज्र की पहली किरण कैद खाने की तारीकी में दाखिल हुई, दरवाजा तेज आवाज के साथ खुला। मुहाफिजों ने उसे हथकड़ियों में जकड़कर आम मैदान की तरफ ले गए। मैदान हुजूम से भरा हुआ था। लोग उस शख्स का अंजाम देखने आए थे जिसने उनके बादशाह के लिए लानत लाई थी। कुछ चेहरे तजस्सुस से भरे थे, कुछ खुशी से और कुछ खामोश हमदर्दी की निगाह रखते थे। एक बालकनी पर बादशाह बैठा था, उसके साथ शेर खान। बादशाह के चेहरे पर फतह और गुरूर के तस्सुरात थे। बरकत को लकड़ी के फांसी के तख्ते पर खड़ा किया गया। खौफनाक खामोशी छा गई, सिर्फ हवा की सीटी की आवाज गूंज रही थी। सजा देने वाला आगे बढ़ा और सूखी आवाज में पूछा, कोई आखिरी बात? बरकत का बदन कांप गया।
महसूस हुआ कि उसके पांव उसे संभाल नहीं सकते, लेकिन उसने सर उठाया और लोगों के चेहरों की तरफ देखा, फिर तख्त पर बैठे बादशाह की तरफ। उसे जिन के अल्फाज याद आए और समझ गया कि उसके पास खोने के लिए सच के अलावा कुछ नहीं बचा। उसने गहरा सांस लिया और उसकी कांपती आवाज एक सच्ची चीख में बदल गई जो मैदान में गूंज उठी। ए लोगो, तुम मेरी मौत देखने आए हो, लेकिन जो तुम्हें जानना चाहिए वह यह है कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मेरे पास कोई खजाना नहीं था, मेरे पास बस एक दोस्त था। वह एक लम्हे के लिए रुका, उसकी आंखों में आंसू थे, फिर ताकत से बोला, मेरा गधा राजू सोना बनाने की कोई मशीन नहीं है। वह मेरा दोस्त है जिसके साथ मैंने बरसों भूख और मशक्कत बांटी है। मेरी ख्वाहिश उसे आराम देना था, न कि दौलत बनना। जो सोना आपने देखा वो मेरे कनात वाले दिल के लिए नेमत था, लेकिन जब लालची हाथों ने उसे छुआ तो लानत बन गया। बादशाह बुलंद आवाज से हंसा और तंज से चीखा, फजूल बातें, लोगों को दिखाओ उस मोजज़े को। उसके इशारे पर राजू को मैदान में लाया गया। गधा दुबला था, लड़खड़ा रहा था। एक मुहाफिज ने उसे चलने के लिए धकेला। वो मुश्किल से 2 कदम चला और उसी लम्हे जैसे जादू बरकत की सच्चाई का जवाब दे रहा हो। गधे के नीचे से एक सोने का सिक्का गिरा, चमकता और सूरज की तरह रोशन, स्याह धात के दरमियान। बादशाह गुरूर से चीखा, देखा, गधा मेरा है और सोना मेरा है। फिर वह जल्दी से अपनी बालकनी से नीचे आया और सोने के सिक्के के करीब गया, खुद उठाकर सबको साबित करने के लिए कि लानत खत्म हो गई और वही मालिक है। उसने अपना दुबला हाथ बढ़ाया सिक्का उठाने के लिए। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उसे छुआ, सिक्का सुरग रोशनी से चमका और एक चीख जैसी आवाज निकली, जैसे गोश्त जल रहा हो। बादशाह ने दर्द से जोर की चीख मारी और अपना हाथ वापस खींच लिया, जो जल गया था और काला हो गया था, जैसे दहकते अंगारे को छुआ हो। बादशाह अपने घुटनों पर गिर गया, शदीद दर्द से तड़पते हुए। सब हैरान खड़े रह गए। मैदान में सरगोशियां बुलंद हुई, फिर गुस्से की चीखों में बदल गई। उन्होंने अपनी आंखों से कतई सबूत देख लिया था। सादा किसान की बात सच थी और बादशाह का लालच ही लानत की असल वजह था। बादशाह की दर्दनाक चीख वह चिंगारी थी जिसने हुजूम के दिलों में दबे गुस्से की आग भड़का दी। खामोशी और तजस्सुस गुस्से के नारों में बदल गए। किसान ने सच बोला, हुजूम में से कोई चीखा, बादशाह लालची है। एक औरत ने पुकारा, उसे उसका गधा वापस दो। मुहाफिज घबरा गए। शेर खान के माथे से पसीना बहने लगा। वो पीछे हटने लगा, लोगों की निगाहों से छिपने की कोशिश करते हुए। बादशाह की हीबत उसकी चीख के साथ गिर गई थी। उसका लालच और जला हुआ हाथ सबके सामने था। हुजूम एक भारी लहर की तरह तख्ते की तरफ बढ़ने लगा। उनकी आंखों में पुख्ता इरादा था। आजादी। हंगामे में सिपाही बरकत को भूल गए। सादा किसान दौड़ा, फांसी का तख्ता पीछे छोड़ते हुए, और सीधा वहां गया जहां राजू खौफ से कांप रहा था। उसने लगाम पकड़ी और गर्म आवाज में उसके कान में सरगोशी की, डरो मत दोस्त, हम घर जा रहे हैं। मुश्तैल हुजूम के दबाव में किसी ने उसे रोकने की जुर्रत न की। लोगों ने एहतराम और तारीफ की निगाहों से उसके लिए रास्ता खोल दिया। यह सादा आदमी जिसे वो हैमक समझते थे, अब उनकी निगाहों में एक हीरो और दाना बन गया था। उसने बादशाह की ताकत का सामना एक ऐसे हथियार से किया था जो तमाम फौजों से ज्यादा ताकतवर था। बरकत शहर से बाहर चल पड़ा, राजू उसके साथ। उनके कदम मजबूत और पुरसुकून थे, और हर कदम पर जो गधा चलता, न सोना गिरता था न काली धात। जादू ने अपना काम पूरा कर लिया था। दिलों के भेद खोल दिए थे और फिर गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। कई दिनों के सफर के बाद वो अपने छोटे गांव में गुरूबे आफ्ताब के वक्त पहुंचे। बरकत अपने साथ सोना और दौलत नहीं लाया था, बल्कि कुछ बहुत ज्यादा कीमती, अपना दोस्त और मुतमिन दिल। गांव वालों ने खुशी और एहतराम से उसका इस्तकबाल किया। उन्होंने समझ लिया कि हिकमत इससे नहीं नापी जाती कि तुम्हारे पास कितना माल है, बल्कि तुम्हारे दिल में कितना कनात और मोहब्बत है। सुकून की जिंदगी। बरकत अपनी सादा जिंदगी में लौट आया, फिर से अपनी जमीन जोतने लगा, राजू के साथ अपनी रोटी बांटने लगा। लेकिन कुछ बदल गया था। अब वह गुर्बत महसूस नहीं करता था।
बल्कि एक ऐसी दौलत महसूस करता था जो सारी जमीन नहीं खरीद सकती थी। एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था, उसे वही पीतल की बोतल मिली, खेत के किनारे पड़ी हुई। उसने उसे उठाया और मुस्कुराया, फिर गांव के गहरे कुएं पर गया और बगैर हिचकिचाहट उसे उसमें फेंक दिया। उसे अब जादुई ख्वाहिशों की जरूरत नहीं थी, उसे अपनी हकीकी खुशी मिल चुकी थी। सबक। और यूं बरकत अहमद की कहानी एक ऐसी हिकायत बन गई जो गांव में नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती है। एक ऐसे किसान की हिकायत जिसने बादशाह को सख्त सबक सिखाया और